नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। ये सिलसिला लंबा चलता आ रहा है। आज तो बहुत ही भारी बारिश हो रही है। वर्षा ऋतु अपने चरम पर है। ऐसी झड़ी तो पिछले 3 4 5 साल में कभी भोपाल में देखने नहीं मिली। तो इसका आनंद लीजिए, घर पर ही व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम नियमित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बाहर पैदल चलने नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप जंपिंग जैक्स ही कर लेते हैं, स्किपिंग ही कर लेते हैं, घर पे वॉक चहलकदमी भी कर लेते हैं, या पीटी जैसी कसरत कर लेते हैं, तो भी आपके जीवन में योग कर लेते हैं, तो आपका शुगर अपने दायरे में बना रहेगा। मित्रों, अब क्या होता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं व्यावसायिक आधार पे कभी बात नहीं करता, पर पिछले 2 3 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि हमारे मरीज कहीं ना कहीं उनके पास कोई लिंक शेयर करता है। कोई मरीज लखनऊ में है, कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कि डॉक्टर सचिन से कंसल्टेशन कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, और उनके पास लिखा हुआ पर्चा भी आ रहा है। तो ये परिस्थिति 3 4 लोगों की हो गई। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सविनय निवेदन है कि इस प्रकार का ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं होता है। और आपको हमारे नंबर्स गूगल पे दिए हुए हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले उस मोबाइल नंबर पे कॉल कर या लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर ये सुनिश्चित करें कि यह बात सही है। नहीं तो क्या होता है कि 2 3 मरीजों के लिए बहुत ही गड़बड़ हो गई बात, और वो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा पे भी आती है बात फिर। तो हमारा इस प्रकार से कोई भी लिंक जनरेट करने का उद्देश्य नहीं होता, ना हम ऐसा ऑनलाइन पेशेंट देखते हैं। जब भी है, मैक्सिमम काम हमारा यही है कि आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं और ऑफलाइन आप हमारे क्लिनिक पर आते हैं और सलाह दी जाती है। अब बात आती है आज के विषय की। मित्रों, ऐसा है कि एक शब्द आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे आपको तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सिंड्रोम एक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों से निकलकर बात छन छन कर आपके पास भी आने लगी है। आप कहीं जाते हैं और लोग बोल देते हैं अरे आपको तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको बाकी बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में ही विवेचना की जाए। तो सबसे पहली बात है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या। मित्रों, सिंड्रोम एक कोई बीमारी नहीं होती। सिंड्रोम 4 5 6 लक्षणों का गुच्छा होता है। जैसे फूलों का गुच्छा होता है ना, तो वैसे ही लक्षणों का गुच्छा होता है। और जब साथ में एकत्रित हो जाए तो गुलदस्ते की तरह आता है, पर गुलदस्ता जीवन में खुशियां लाता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का गुलदस्ता आपके जीवन में दुख लाता है। तो कौन कौन से फूल हैं जो ऐसे फूल हैं जो दुखी करते हैं, जिनका अगर एकत्रीकरण हो जाए, सब एक ही जगह जमा हो जाए, तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बारे में क्यों ना आज बात की जाए। सबसे पहली बात मित्रों, मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो पेट के आसपास जो मोटापा होता है, इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। इसको हम वेस्ट सर्कम्फ्रेंस से नापते हैं। अगर वेस्ट सर्कम्फ्रेंस पुरुषों में 90 के ऊपर, 90 सेंटीमीटर के ऊपर, इंचों में बोलेंगे तो 34.7 इंच। तो पैंट आप पहनते हैं ना, 34 के ऊपर की पैंट जो भी पहन रहा है उसे सतर्क हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान में उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दायरे में माना जा सकता है। कोई महिला है, उसका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, मैंने 31.7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो उसे भी सतर्क हो जाना चाहिए। तो जिसका सेंट्रल ओबेसिटी हो, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज्यादा हो, वो एक पक्ष हो गया। जिसका खाली ब्लड शुगर जो है, खाली ब्लड शुगर 100 से ज्यादा आ रहा हो। कई बार होता है ना, डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज नहीं है पर मेरा शुगर 107 108 आता है खाली पेट। कुछ बोलते हैं 110 115 आता है। डायबिटीज तो नहीं है पर शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है। खाली पेट एक दायरे से ऊपर आ रहा है पर डायबिटीज के दायरे में नहीं है। तीसरी बात, बीपी। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चल रहा है तो वो भी एक पैमाना है। ब्लड प्रेशर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। चौथा आ जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है। बहुत आम बात है। 100 में से अगर सबका मैं ट्राइग्लिसराइड देखूं तो 50 60 लोगों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलेगा।
आप बहुत बोलेंगे डॉक्टर साहब डरा रहे हो, पर सच्चाई यही है कि ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, कारण बहुत सारे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर पांचवा जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जब भी बढ़कर आता है तो डॉक्टर खुश होता है। महिलाओं में 50 के ऊपर, पुरुषों में 40 के ऊपर आए तो आपको खुश रहना चाहिए। ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है, जब वो बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर कहते हैं वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन 5 गुणों में अगर 3 चीजें साथ में आ जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी है, या सेंट्रल ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, एचडीएल कम है, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह सकते हैं। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, एचडीएल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, उनको भी आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह सकते हैं। तो मैंने कहा ना, सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये भविष्य के आशंकाओं के लिए एक लक्षणों का गुच्छा है, जो अगर आपके जीवन में एकत्रित हो जाए तो संभावनाएं बुरी चीजों की बढ़ जाती हैं। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कौन कौन सी संभावनाओं को बढ़ाता है? देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम सबसे पहले संभावनाओं को बढ़ाता है वह मधुमेह की। जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संभावना है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उन्हें मधुमेह होने की संभावना ज्यादा है। जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के गुच्छे के 3 चीजें हैं, 3 या 4 चीजें हैं, कुछ लोगों में पांचों चीजें हैं, उनको हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिनको ये सारी चीजें हैं, उनको लकवा लगने की संभावना ज्यादा है, उनको पीसीओडी जैसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, मोटापे की संभावना ज्यादा है, माहवारी की समस्याओं की संभावना ज्यादा है, नाना प्रकार के कैंसर्स होने की संभावना ज्यादा है, जैसे कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, कार्सिनोमा कोलोन। तो ये आंतड़ियों का कैंसर जो भी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों को ज्यादा हो सकता है। तो मित्रों, है ना बड़ी कमाल की बात। तो हम अब सबसे पहले अपनी इन जांचों को करा के ये देखेंगे कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पैमाने पे कहाँ ठहरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सिंड्रोम एक्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, तो हमको सतर्क हो जाना होगा। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें बता दी, अब कुछ तो इलाज भी तो बताइए। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये लक्षणों का गुच्छा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके इसमें अगर ये पॉजिटिव आता है तो अच्छा है ना, भविष्य का आगामी आपको आज दिख रहा है। अगर आप भविष्य का आगामी आपको आज दिखेगा तो आपके दृष्टि पटल पे कोई बात अंकित हो जाएगी कि हाँ, इसको आने नहीं देना है, मुझे मधुमेह नहीं चाहिए, मुझे मोटापा नहीं चाहिए, मुझे हार्ट की बीमारी नहीं चाहिए, मुझे लकवे की बीमारी नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है, घूम फिर के बात चयापचय और मेटाबॉलिक इलनेस में एक ही बात पे आ जाती है। कई बार हमारे पास मोटापे के लिए मरीज आते हैं, बड़ी उनको मायूसी होती है, क्योंकि बहुत आशाएं लेके आते हैं। मायूसी इस बात की नहीं कि इलाज वजन नहीं कम होता, वजन तो बहुत अच्छे से कम हो जाता है। मायूसी इस बात की होती है कि उनको लगता है कि ये सारी बातें तो हमें पहले से मालूम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए भी मैं यही कहूंगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज है नियमित व्यायाम। कितना व्यायाम? हमेशा बताता हूं, कम से कम 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते भर में। दिन में कितना? 30 से 35 40 मिनट का व्यायाम। 75 मिनट ऐसा कि गहरा व्यायाम हो, ऐसा व्यायाम हो जिसको रिगरस एक्सरसाइज की कैटेगरी में लिया जाता है, पसीना छूटना चाहिए। और 75 मिनट ऐसा जो मॉडरेट एक्सरसाइज, मतलब जहां दिल की धड़कन आपके ग्रेड जोन 2 में रहे, 110 से 120 पर मिनट के आसपास, उससे ज्यादा ना जाए। और जो रिगरस वाली है वहां 135-40 तक जा सकती है, उससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि ऊपर से फिर रेड जोन में जाने से परेशानी होती है। तो व्यायाम जो है, आप योग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 40 के ऊपर के लोगों को वॉक तो करना ही है। 100 में से 90 लोगों को पूछो तो बोलते हैं डॉक्टर साहब पैदल चलते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी चलते हैं। तो मैं आजकल उनसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूं। हमेशा मैं कहता हूं कि मेरा ये निवेदन है कि कृपया योग या जिमिंग भी साथ में जोड़िए। अगर दोनों साथ में जुड़ जाए तो और भी अच्छी बात है। चिर यौवन और चिरायु जीवन, किसको बुरा लगता है? संयमित भोजन, तो हमेशा बात आती है कि संयमित भोजन में क्या? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहता है कि संयमित भोजन मतलब आप अपने
खाने में कार्बोहाइड्रेट जो आपको रोटियों में मिलता है, चावल में मिलता है, उसका हिस्सा 50 से 60% रखें। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दायरे में आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा साहब कल से आप 2 रोटी खाना चालू करिए। 2 रोटी की भरपाई सलाद और सूप से करिए। आप बोलेंगे साहब हम तो रोटी खाते ही नहीं, हम तो चावल खाने वाले लोग हैं। तो चावल में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप 2 कटोरी चावल खाते हैं तो मैं कहूंगा कि कुकर राइस, बहुत ज्यादा आपको माड़ निकाल के चावल पसंद तो वो व्यक्तिगत आपका चॉइस है, पर आप कुकर राइस भी खा सकते हैं। अगर 2 कटोरी लेते हैं तो मैं कहूंगा कि आप 1 कटोरी कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी और सलाद और सूप बढ़ाएंगे आप। प्रोटीन जो है, जो दालों में मिलता है आपको, कई बार हम लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं, आपको दूध में मिलता है, पनीर में मिलता है। जो ये प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनको अंडों में भी मिलता है, मांस में भी मिलता है, मछली में भी मिलता है। तो ये जो प्रोटीन है इसका हिस्सा लगभग 20% होना चाहिए। तो आप बोलोगे हमारा तो वजन 60 किलो है, तो कितना प्रोटीन दिन भर में आना चाहिए? तो 0.8 इंटू 60 करेंगे, लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में आना चाहिए। तो खाने में प्रोटीन, हम लोग प्रायः वेजिटेरियन लोग हैं, तो हमारे जीवन में प्रोटीन का समावेश कुछ कम है। तो प्रोटीन बढ़ाने से भी आपको भूख कम लगती है, दिमाग में मैसेज जाता है कि अब पेट भर गया, ज़्यादा मत खाइए। तो प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं। तो कम से कम 20% हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। फिर बात आती वसा फैट की। घी, तेल, मक्खन, कहीं ना कहीं लोगों को डरा के रखा हुआ है कि घी, तेल, मक्खन मत लीजिए, तो इसका दायरा सीमित करिए। 20% हिस्सा घी, तेल, मक्खन का होना चाहिए। उसमें से जो सैचुरेटेड फैट है वो 7% होना चाहिए। बाकी मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे साहब घी के बगैर घी चुपड़े तो खाना मजा ही नहीं आता, क्या करें? रोटियों में घी चुपड़ने से मना नहीं कर रहा मैं। दिन भर में जो घी है वो 1 चम्मच से अधिक ना उपयोग करें। 1 टीस्पून जो घर वाला होता है, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं। तो वो अगर आप करते हैं तो घी के लिए भी कोई मनाही थोड़ना है, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तली भुनी चीजें, जो कचौड़ी, समोसे, ऐसा है वो देखिए, पहली बार के निकले हुए कचौड़ी समोसे आपके लिए बेहतर है। क्या होता है कि दुकानदार दूसरी बार भी समोसे निकाल लेता है, तीसरी बार भी निकाल लेता है। जब बहुत बार तेल गर्म होता है और बार बार समोसे निकलते हैं, कचौड़ी निकलती हैं, तो उसमें ट्रांस फैट आने लगता है। तो मित्रों, ये ट्रांस फैट जो है ये बहुत ज्यादा चयापचय की बीमारी में नुकसान पहुंचाने वाला है। तो तेल के लिए मनाही नहीं है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कौन सा तेल उपयोग करें? सारे तेल अच्छे हैं। कुछ सब्जियां सरसों के तेल में अच्छी लगती हैं, तो कुछ सब्जियां ग्राउंडनट ऑयल में अच्छी लगती हैं, कुछ सब्जियां सनफ्लावर ऑयल में अच्छी लगती हैं, कुछ सोयाबीन में अच्छी लगती हैं। तो सारे प्रकार के तेलों का बीच बीच में मिश्रण करते रहिए और कोशिश करिए कि पोर्शन साइज, मान लीजिए आपको सब्जी बहुत अच्छी मन से लगने वाली सब्जी है, फिर भी वो 1 कटोरी के दायरे से बाहर न निकालें। किसी किसी दिन पार्टी करिए। अगर सब्जी की कटोरी 1 रखते हैं, दाल की 1 रखते हैं और रोटी 2 हो जाती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तेल कम डालिए, बहुत कम भुनिए और बाकी सब चीजें करिए। पोर्शन साइज कंट्रोल करने से स्वाद नहीं बिगड़ता, स्वाद वैसा ही रहता है जो आपको ट्रेडिशनल स्वाद, आपके पारंपरिक स्वाद आपकी जीभा पे चढ़ा हुआ है। तो रसास्वादन वैसे ही होता है, बस ये होता है कि मात्रा सीमित हो जाती है, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब आगे बात कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। फाइबर बढ़ाइए। 25 ग्राम फाइबर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लीजिए। तो फाइबर का क्या मतलब है? फल लें तो साबुत लीजिए, रेशेदार सब्जियां, चावल में बहुत ज्यादा पॉलिश किए हुए चावल नहीं हो, गेहूं जो पिसा हुआ गेहूं है उसकी जो वो निकलता है ना आपका, जो वेस्टेज निकलता है जब हम छान के निकाल देते हैं, उसका ध्यान रखिए कि वो भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। वो फाइबर रिच होता है। पर हम गेहूं का आटा भी छान के फिर उसमें रोटियां बेलते हैं, तो वो हम चाहें तो कम कर सकते हैं। तो वो भी कम करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो भोजन में आपको यही कहूंगा कि कोई खास रेसिपी नहीं हो, आप जो घर पे खाते हैं वही खाइए, पारंपरिक भोजन का ही सेवन करिए, बस उसमें थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल दीजिए और हरी सब्जी सलाद बढ़ाएंगे तो पेट भी भरा रहेगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके जीवन में नहीं आएगा। फिर जब हो गया कि अब हम नियमित व्यायाम कर रहे हैं, भोजन भी संयमित ले रहे हैं,
6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, निर्बाध नींद लीजिए। नींद में अगर कोई तकलीफ है, खलल है, तो शोध कहते हैं आपकी उम्र कटने लगती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लगता है, गर्दनें काली होने लगती है और बीमारी आने लगती है। ये जो चीजें हैं ये आपको बीमारी की तरफ लेकर जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेकर जाएंगे। टेंशन तनाव जीवन में बिल्कुल मत करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन अपेक्षाओं के लिए नहीं बना है, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बना है। मैं आपको जब भी देखता हूं एक डॉक्टर के तौर पे, तो मैं आपके लिए शिद्दत से काम करता हूं, अच्छा पर्चा लिखता हूं, जो मुझे समझ में मेरे दायरे में होता है उतना अच्छा से अच्छा इलाज लिखता हूं। पर मैं ये कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरा मरीज मुझसे खुश होकर जाएगा, मेरी तारीफ करेगा, वापस ठीक हो जाने के बाद मेरे पास दोबारा वापस आएगा। तो इस तरह की अपेक्षाएं डॉक्टरों को भी हो जाती हैं, और जिनको ऐसी अपेक्षाएं हो जाती हैं वो डर डर के काम करते हैं और काम बहुत शिद्दत से नहीं हो पाता। तो मेरा भी आपसे सविनय निवेदन है कि रिश्तों में भी जिम्मेदारी निभाइए, अपेक्षाएं ना करें, क्योंकि अपेक्षा करेंगे तो उपेक्षित हो जाएंगे, उपेक्षित होंगे तो मन का स्वास्थ्य खराब होगा, मन का स्वास्थ्य खराब होगा, उद्वेलित होगा, तो आप परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो तनाव में रह के भोजन भी बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा, शुगर भी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा और आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारी होने लग जाएगी। तो बहुत ही सरल तरीका है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो हर बार आप बताते हो, पर हर बार बताने के बाद भी लोग इसी प्रत्याशा में आते हैं कि हम और कुछ जादुई चीज बताएंगे। आज से 100 साल भी हो जाए, कितनी भी बड़े से बड़े आविष्कार हो जाएं, मित्रों ये जो रेसिपी है लाइफस्टाइल चेंजेस की, जीवन शैली की, खान पान की, ये कभी नहीं बदलेगी। इसमें भी कोई भी विशेष आदमी की जरूरत नहीं कि विशेष वो डाइट लिख कर दे आपको, आप उनके अनुरूप चलें। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो आपका पारंपरिक भोजन है उसमें ही विविधतापूर्ण मात्रा कम करके सलाद और सूप बढ़ाइए। जीवन का स्वाद कम मत करिए। जबान में रसास्वादन होगा तो जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तो ये चीजें आप करें। फिर अब बात आती है कि आप और क्या कर सकते हैं वजन कम करने के लिए। तो ये सारी चीजें ही करनी होगी। वजन कम करिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर साहब आपको दवा लिखेंगे, बीपी के लिए दवा लिखेंगे। अगर डायबिटीज हो जाता है तो आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ, मधुमेह रोग विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। तो ये सारी चीजों का जो गुच्छा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बुरे लक्षणों का गुच्छा, तो ये आपके जीवन में ना आए इसके लिए तैयार हो जाइए। आज तो पानी गिर रहा है, बाहर जाना संभव नहीं, घर पर ही थोड़ी कसरत कर लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए, थोड़ी चहलकदमी कर लीजिए, एक्सरसाइज स्नैकिंग कर लीजिए। सर ये जरा एक नया कंसेप्ट है कि आप बहुत सारा नहीं कर सकते कसरत, घर में सीढ़ियां हैं, 8-10 बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे हो गए तो उसको मैं एक्सरसाइज का नाश्ता मानूंगा। ऐसी गतिविधि 1 मिनट से कम समय की 8 से 10 बार दिन में कर लेते हैं तो भी आपको कोई विशेष व्यायाम और प्रायोजित व्यायाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके जीवन में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना आए इसलिए जरूरी है कि आप मेरी बातों का ध्यान दें और कभी भी इन बातों में किसी भी प्रकार से भ्रामक बातों में ना पड़े और लगकर काम करिए। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए और जीवन में खुश रहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे बड़ा तोड़ जो है, आप एक नियमित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो आपके जीवन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम का दानव आएगा नहीं। तो आशा है आप इसको अगर है तो जरूर हराएंगे, अगर नहीं है तो इसको आने नहीं देंगे। धन्यवाद।